हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं 1975 में आई हुई मास्टरपीस फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकूज नेट फिल्म के स्पॉइलर रिविजिट वीडियो में। तो काफी लोग मुझसे मेरी A+ की फिल्में बार बार पूछते रहते हैं कि मैं A+ की कैटेगरी में किस फिल्मों को रखता हूं और उसका रीजन क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक स्पॉइलर वीडियो है जिसमें मैं आपको फिल्म में दिखाए गए हिडन मीनिंग के मतलब बताकर ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फिल्म मास्टरपीस क्यों है। क्योंकि सभी फिल्मों को सिर्फ मास्टरपीस कह देने से वो फिल्में मास्टरपीस नहीं होती। ऐसी फिल्में हॉलीवुड में कई सारी बनी है, बस उन्हें सही तरीके से लोगों को समझने आना चाहिए। जिनमें से एक फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकूज नेट भी है, क्योंकि ये फिल्म हमें सिर्फ और सिर्फ किसी मेंटल असाइलम की स्टोरी नहीं बल्कि ये भी बताती है कि सिस्टम और उससे लड़ने वाले लोगों का क्या हाल होता है। खास करके वो इंसान जो ऐसे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जाने से उसकी वो उम्मीद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है, जो कि इस फिल्म में जैक निकोलसन के कैरेक्टर रेडली मर्फी के कैरेक्टर के साथ भी होता है। कैसे, तो उन्हीं चीजों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे इस टाइप के कंटेंट की वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी एनालाइज वीडियो, जिसे मैं रिविजिट का नाम दे रहा हूँ, उसे और कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि ऐसी काफी सारी ग्रेट फिल्में हैं जिन्हें लोगों ने देखा तो है, बट काफी लोग उस फिल्म का हिडन मीनिंग समझ नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसी फिल्में और उनकी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इससे लोगों का नजरिया फिल्म को देखकर उसे समझने का पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि फिल्मों को समाज का आईना भी कहा जाता है। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आपको मेजर स्पॉइलर वार्निंग दूंगा और ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर इस फिल्म को डेफिनेटली एक बार तो देख ही ले, ताकि इसे देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आसान लगे। क्योंकि ये कोई एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो नहीं, बल्कि इस फिल्म की रिविजिट है, वो भी स्पॉइलर तरीके से। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं फिल्म की पूरी कहानी के बारे में। ये फिल्म का पूरा फोकस जैक निकोलसन के कैरेक्टर रेडली मर्फी पर किया जाता है, जिस पर काफी सारे इल्जाम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसे जेल में अपनी पूरी उम्र बितानी है। लेकिन रेडली ने जज से लेकर बाकी सभी लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि वो एक पागल है, इसलिए उसे एक असाइलम लेकर आया जाता है, जहाँ से रेडली हर बार भागने की ही कोशिश करता रहता है। और उस असाइलम में उसके आने से पूरा माहौल भी बदल जाता है, यानी कि वहाँ के पागल रेडली को अपना समझने लगते हैं और उसके स्टेप को फॉलो भी करते हैं। यानी एक तरीके से असाइलम में एक वॉर छिड़ गई है रेडली और नर्स रैचेट के बीच। अब नर्स रैचेट इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, यानी कि वो हेड नर्स है जो अपने इस कंट्रोल को इस असाइलम से बिल्कुल भी कम होने देना नहीं चाहती, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी क्लियरली नर्स रैचेट इस फिल्म की मेन विलेन है। लेकिन फिल्म में बार बार रेडली अपनी अजीब अजीब हरकतों से नर्स रैचेट का दिमाग खराब करता रहता है, मानो जैसे हर बार जंग को वही जीत रहा है। जैसे कि बेसबॉल मैच देखने के लिए जब रेडली को नर्स रैचेट वोट के लिए कहती है, तो वो वोट भी उसे पहले तो सही से नहीं मिलता, लेकिन बाद में लोगों की सोच बदलने की वजह से उसे वो वोट भी मिलते हैं, खास करके चीफ के कैरेक्टर का। लेकिन फिर भी उस मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद नर्स रैचेट चीफ के उस वोट की गिनती नहीं लेती। लेकिन रेडली की वो जिद बेसबॉल मैच देखने की वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और ऐसे ही टीवी के सामने बैठकर वो बाद में खुद से ही कमेंट्री करना शुरू कर देता है। ये चीज उसके बाकी दूसरे पागल दोस्तों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, और वहाँ पर एक फन का माहौल क्रिएट हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली रेडली के कैरेक्टर की जीती है और नर्स रैचेट की हार। इसके अलावा कभी रेडली असाइलम के कुछ लोगों को बस में किडनैप कर फिशिंग तक करवाने के लिए ले जाता है, जिसमें उसकी पुरानी दोस्त कैंडी भी होती है। तो रेडली की ये हरकत डॉक्टर स्पाइफी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि रेडली पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। इसलिए उनका डिसीजन डॉक्टरों की बोर्ड मीटिंग में यही निकलता है कि रेडली को क्लीन चिट देकर फिर से प्रिजन भेज दिया जाएगा, जिस बात को नर्स रैचेट सही बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि अभी भी नर्स रैचेट और रेडली के बीच एक जंग सी चल रही है। जिसके बाद वो जैसे तैसे कर डॉक्टरों को कन्विंस करती है और रेडली को इसी हॉस्पिटल में रखने का फैसला भी करवा लेती है। और फिर से रेडली की बात करें तो रेडली का इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लगाव चीफ के कैरेक्टर के साथ भी है, जो किसी से बात तक नहीं करता, लेकिन रेडली के साथ की वजह से वो बोलना शुरू कर देता है, वो भी सिर्फ ऑब्वियसली रेडली से ही। और उनकी प्लानिंग इस हॉस्पिटल से भागने की होती है। और ऐसे ही एक दिन चार्ली के गुस्से का पारा बहुत ज्यादा हाई होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सिगरेट के पैकेट को लेकर, जिसकी वजह से रेडली उसे सिगरेट का पैकेट दिलवाता है और बदले में गार्ड उसे मारते भी है, जिसमें रेडली की मदद चीफ भी आकर करता है। और बदले में रेडली को शॉक की ट्रीटमेंट दी जाती है, जो नर्स रैचेट का सबसे बड़ा हथियार है कि अगर वो अपनी इस जंग को हार रही है तो शॉक की ट्रीटमेंट से वो उन्हें पनिश करेगी और उनके ब्रेन को वॉश कर खुद ही उन पर राज करने की कोशिश भी। और फिर से रेडली की बात करें तो उसके भागने के प्लान में जो आइडिया शामिल है, वो आइडिया बस इतना सा है कि बाथरूम में लगे हुए उस बड़े वजनदार बेसिन को उठाकर उससे खिड़की को तोड़ना और वहाँ से आजाद हो जाना, जिसकी वो कोशिश भी करता है, जिस वेट को ऑब्वियसली रेडली उठा नहीं पाता। लेकिन फिर भी रेडली ने ट्राई तो किया, जो इस हॉस्पिटल के बाकी दूसरे कोई भी लोग नहीं करते। और फिर एंड की बात करें तो एंड में रेडली ने पूरी तरीके से प्रिपरेशन उस लॉक विंडो की की को लेकर ढूंढ ली है, जहाँ से वो चीफ को अपने साथ लेकर भागेगा। लेकिन यहाँ से भागने से पहले वो उसी रात पार्टी भी करता है, वहाँ के गार्ड को पैसे देकर। और यहाँ तक
जबकि वो अपनी दोस्त कैंडी और उसकी कुछ दोस्तों को भी बुलाता है ताकि आखिरी बार वो इस असाइलम में जोरदार पार्टी मना सके, यानी कि सिस्टम के मुंह पर एक जबरदस्त स्लैप। जिसके बाद उसे पता चलता है कि बिली कैंडी को पसंद करता है और बिली वर्जिन है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी, जिसने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। तो अब रेडली का यही मानना है कि ऐसे ही अच्छे मोमेंट उसे जिंदगी का मतलब देंगे, इन वजह से लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है और बिली को वो मिलता भी है। लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से रेडली वहीं पर सो जाता है, जिसकी वजह से सुबह नर्स रेचेट वहाँ पर पहुंच जाती है और बिली को कैंडी के साथ देख लेती है। लेकिन बिली यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो नर्स रेचेट को काफी साफ साफ जवाब भी देता है और सिचुएशन नर्स रेचेट के हाथ से निकलती हुई उसे साफ साफ नजर भी आती है। जिसके बाद नर्स रेचेट यहाँ पर अपना इविल प्लान दिखाती है और बिली को ये कहती है कि वो ये बात उसकी माँ को बताएगी, जो बात सुनकर बिली पूरी तरीके से पागल हो जाता है और हमें वहाँ पर बिली के हाव भाव बहुत ही ज्यादा बदले हुए नजर आते हैं, जो चीज यही शो कर रही है कि बिली अपनी माँ से कितना ज्यादा डरता है। जिसके बाद नर्स रेचेट गार्ड को कहकर उसे डॉक्टर के ऑफिस में बंद करवा देती है, जहाँ बिली खुद की ही गर्दन काटकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जिसका पूरा ब्लेम नर्स रेचेट पर ही आता है। और यहाँ पर मौका देखकर जब रेडली चीफ के साथ निकलने वाला होता है, वो भी उस विंडो को अनलॉक कर तब उसे बिली की मौत के बारे में पता चलता है, जिसका ब्लेम अब नर्स रेचेट रेडली पर ही लगा रही है। और यहाँ पर रेडली अपने दिमाग के पारे को पूरी तरीके से खो देता है और नर्स रेचेट को मारने तक की कोशिश करता है, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल होता है, जहाँ पर गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर से उसे शॉक के लिए रेडी किया जाता है। लेकिन इस बार रेडली का शॉक नहीं बल्कि उसकी लेबोटोमी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन हॉस्पिटल में रेडली के दोस्त ये भी कह रहे हैं कि रेडली इस हॉस्पिटल से भाग गया है और वो इन सभी के लिए एक जीता जागता लेजेंड यानी कि एक इंस्पिरेशन है कि कैसे उसने सिस्टम को ठेंगा दिखाया और वहाँ से चला गया। लेकिन रात के वक्त रेडली को अनकॉन्शियस लाकर बेड पर रख दिया जाता है, जहाँ पर चीफ उठकर उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है, क्योंकि चीफ पूरी तरीके से अब रेडी है भागने के लिए। लेकिन रेडली के ना रिस्पॉन्स की वजह से चीफ को ये बात साफ साफ समझ आ जाती है कि उसके साथ सिस्टम ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे वो बच नहीं पाया। जिसके बाद चीफ रेडली को आजादी देते हैं उसे मारकर और बाथरूम में लगे हुए वो उस हैवी वॉश बेसिन को निकालकर उससे विंडो तोड़ता है और आजाद भी हो जाता है। और यहाँ पर ये मास्टरपीस फिल्म हमें एक परफेक्ट एंडिंग देती है, जो कि काफी लोगों के लिए एक सैड एंडिंग के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि यही सच है जो ये फिल्म अपने स्टार्ट के सीन से एंड के सीन को दिखाकर काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रही है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ नहीं आई है जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि किस तरीके से फिल्म के स्टार्ट के सीन में हम देखते हैं एक माउंटेन साइड में कार को चलता हुआ, यानी कि एक नेचर जहाँ से निकालकर रेडली मैकमर्फी को लाया जा रहा है, वो भी एक कैद में, जो रेडली के लायक का तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं चीफ जो विंडो तोड़कर नेचर की तरफ भाग गया है, यानी सिस्टम को उसने तोड़ दिया है, जो सिस्टम एक्चुअल में वो टॉयलेट में रखा हुआ वॉश बेसिन था, जिसका बोझ रेडली नहीं उठा पा रहा था। लेकिन चीफ ने उस सिस्टम को उठाया भी और उसे तोड़ा भी, ताकि वो इस सिस्टम से आजाद हो सके, जिससे वो होता भी है। और इसके अलावा चीफ के कैरेक्टर की बात करें तो इसकी ओरिजिनल नॉवेल में चीफ का कैरेक्टर ही एक मेन कैरेक्टर है, जिस पर इस पूरी कहानी का फोकस होता है। लेकिन नॉवेल से लेकर फिल्म की एडेप्टेशन जब की गई थी तो आइडियाज को पूरी तरीके से बदल दिया गया, जो आइडिया डेफिनेटली इसके ओरिजिनल ऑथर केन कैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कि उनकी सोच को फिल्म की एडेप्टेशन में पूरी तरीके से बदल दिया गया, जिसके चलते उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक इस फिल्म की एडेप्टेशन देखी ही नहीं। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो केन कैसी का भी गुस्सा बिल्कुल ठीक है और फिल्म की एडेप्टेशन भी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट। क्यों? तो अगर उसकी डिस्कशन करूं तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि जिस ईयर में केन कैसी ने अपनी नॉवेल लिखी थी वो ईयर था 1962 का, जिस टाइम पीरियड में उन्होंने इस नॉवेल को लिखकर पूरी तरीके से हंगामा मचा दिया था, इतना कि स्कूल्स में इस बुक को पूरी तरीके से बैन भी किया गया था। क्योंकि यहाँ पर कैसी ने अपनी बुक में जिस कहानी का जिक्र किया था वो कहानी एक्चुअल में CIA के एक्सपेरिमेंट की पोल भी खोलती है और मेंटल असाइलम का एक गंदा सच भी दिखाती है। और CIA की पोल की बात करें तो उस टाइम पर ये एजेंसी LSD नाम के ड्रग्स को यूज कर क्रिमिनल से उनके सच उगलवाती थी, जिसके बाद आगे चलकर इस ड्रग का यूज हिप्पीज के अलावा मेंटल असाइलम में भी शुरू कर दिया गया। तो आप इन चीजों से ये चीज समझ सकते हो कि नॉवेल में ये चीज उस टाइम पीरियड में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। लेकिन अब आ जाए फिल्म पर तो फिल्म के राइटर्स लॉरेंस और गोल्डमैन का ये कहना है कि वो इस फिल्म की कहानी को उस टाइम पीरियड के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, यानी कि ईयर 1975 के हिसाब से, जिस टाइम पीरियड में चीजें बहुत तरीके से बदल गई थी और लोगों के सामने ये राज जो पहले इसके ओरिजिनल राइटर कैसी ने रखा था वो इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं थे। इसलिए इस फिल्म को पूरी तरीके से सिस्टम, असाइलम और लेबोटोमी पर फोकस कर बनाया गया, जिसका दावा उस टाइम पीरियड में डॉक्टर ये कहकर करते थे कि लेबोटोमी से इंसान को पूरी तरीके से रिबूट कर दिया जाता है, जबकि सच पूरी तरीके से अलग था। और हाँ, उसके अलावा ये फिल्म ये भी बताती है कि सिस्टम इंसान को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं, यानी कि उसके आइडिया जो उसके थ्रू दूसरों तक पहुंच ही जाते हैं और वो इस काम को आगे कंटिन्यू रखता है। तो अब मुझे लगता है आपको फिल्म की क्रिएटर टीम्स और उनके आइडियाज काफी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने के सपने को किस हिसाब से सोचा और उसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। लेकिन राइटर की सोच जो उसकी नॉवेल की थी वो सोच उन्हें अपने नजरिए से कितनी ज्यादा पसंद थी। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिएटिव डिफरेंस चीजों को पूरी तरीके से
बदल देता है अगर एक का आइडिया दूसरे को दिया जाए तो, क्योंकि वो शख्स उस पुराने आइडिया को लेकर कुछ नया करने की तो कोशिश करेगा ही, ताकि जब वो उस आइडिया को लोगों के सामने रखे तो उसकी प्रेजेंटेशन लोग उसके ओरिजिनल ऑथर के हिसाब से नहीं बल्कि उस नए क्रिएटर के हिसाब से पहचाने, जो उसने अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट की है, जो कि ऑब्वियसली फिल्म के हिसाब से है ही। और आज भी ये फिल्म एक मास्टरपीस ही है, जिसे एक्चुअल में फिल्म की एडेप्टेशन बनाने का सपना और किसी ने नहीं बल्कि 50s के टाइम के फेमस एक्टर क्रिक डगलस ने देखा था, जिन्होंने इसके स्टेज प्ले पर रेडली मैकमर्फी के कैरेक्टर का रोल भी प्ले किया था। लेकिन बजट के कारण उन्होंने अपने सपने को उस टाइम पर पूरा नहीं किया था, बट बाद में उन्होंने ये सपना अपने बेटे माइकल डगलस को पूरा करने के लिए कहा था, जिन्होंने अपने पिता के उस सपने को एक परफेक्ट फिल्म बनाकर पूरा किया, जिस फिल्म ने एकेडमी अवार्ड में 5 ऑस्कर भी जीते, जो कि थे बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडेप्टेशन स्क्रीन प्ले के। इसके अलावा ये फिल्म बाकी और 4 कैटेगरी में भी नॉमिनेट की गई थी, जो कैटेगरी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और ओरिजिनल स्कोर की थी। और इसके अलावा फिल्म के और कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये फिल्म हमें ब्लैक को लेकर कुछ अलग चीजें भी बताती है, जैसे कि उन पर जो अत्याचार व्हाइट के द्वारा किए जाते हैं वो कितने ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन फिल्म में उसका उल्टा हम ये देखते हैं कि वॉशिंगटन और बाकी दूसरे गार्ड जो इस फिल्म में ब्लैक दिखाए गए हैं, वो फिल्म में दिखाए गए व्हाइट कैरेक्टर्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। और एक्सप्लेनेशन के तौर पर वो यही कहते हैं कि ये उनका काम है जो सिस्टम उन्हें देता है, यानी कि असाइलम। तो इस सिचुएशन को फिल्म में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि लोग ये चीज समझे कि ब्लैक्स पर जो अत्याचार किए जाते हैं वो उन्हें पर्सनली कितने ज्यादा बुरे लगते हैं, जो चीज स्क्रीन पर देखकर कुछ ऐसे ही रेसेस को देखकर गुस्सा दिला रही होगी। और इसके अलावा फिल्म के कैमरे के एंगल की भी बात करें, खास करके उस असाइलम के उस मीटिंग के सीन की जहाँ पर बेसबॉल की प्रैक्टिस के लिए वोट की बात की जाती है, तो पहले रेडली के साथ चार्ली नाम का शख्स ही खड़ा होता है, जो पहले तो अपनी ब्लैक कोट को अपने हाथों में ही रखता है, लेकिन बाद में जब चार्ली की मुलाकात रेडली से होती है तो उसकी सोच बदलती है और वो उस ब्लैक कोट को पहनकर यही बताता है कि वो इस सिस्टम से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक जीता जागता सोचने वाला इंसान है जो खुले विचारों का है, ठीक रेडली के कैरेक्टर की तरह, जो पूरी फिल्म में ऐसे ही अलग थलग रहता है। खैर, तो उस मोमेंट में हमें कैमरे का फोकस उन दोनों कैरेक्टर्स पर ही दिखाया जाता है कि ये सोच सिर्फ उन्हीं दोनों की है। और दूसरी तरफ बात करें नर्स रैचिट की, तो कैमरे का एंगल भी उनकी तरफ बिल्कुल स्टेडी ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे रेडली बाकी लोगों की सोच बदलता है तो कैमरे का डायरेक्शन भी चेंज होता है, जो हमें बगल में बैठे हुए बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में दिखाने की कोशिश भी करता है। और वहीं बात करें अब नर्स रैचिट की, तो उनके कैमरे के एंगल को भी चेंज कर ये बताया जाता है कि उन्हें अपने डिसीजन को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब काफी लोग रेडली के साथ है, जो कि इशारा हमें सीधे सीधे सरकारों का भी करती है कि अगर लोगों की सोच बदलेगी तो सरकारों को भी अपनी सोच उनके हिसाब से बदलनी ही पड़ेगी, जो कि ये पूरी फिल्म ने हर एक हिडन मीनिंग में हमें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करती है। और अब रेडली के कैरेक्टर की बैक स्टोरी की बात करें तो फिल्म में रेडली और चीफ के कैरेक्टर को एक वॉर हीरो दिखाया गया है, जिसमें से रेडली को कुछ क्राइम्स और एक झूठे रेप के केसेस में फंसाया गया है। और दूसरी तरफ बात करें चीफ के कैरेक्टर की, तो चीफ जब वॉर से रिटर्न आया तो उसने देखा कि एक डैम के चलते उसके पूरे के पूरे विलेज को हटा दिया गया है, यानी जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया वो चीजें सिस्टम पूरी तरीके से खा गई, क्योंकि चीफ का कैरेक्टर एक इंडियन है जो धीरे धीरे इस सिस्टम का शिकार हो गया और बाद में वो अल्कोहलिक होकर डिप्रेशन में चला गया, जिसके बाद उसे असाइलम में डाल दिया गया, जहाँ पर उसने जीने की उम्मीद पूरी तरीके से खो दी थी। वो भी तब तक जब तक उसकी मुलाकात ऑब्वियसली रेडली मैकमर्फी के कैरेक्टर से नहीं हुई, तो उसने उसे फिर से जीना सिखाया और सिस्टम से लड़ना भी, जो चीफ पूरी इस फिल्म में मशीन को लेकर भी कहता है कि किस तरीके से मशीनों ने इंसानों को पूरी तरीके से बदल दिया और धीरे धीरे ये मशीनें इंसानों से उनका हक छीन लेगी। जिसके अगर सीधा साफ मतलब की बात करें तो यहाँ पर बात नेचर को लेकर की जा रही है, जिसका रिजल्ट फ्यूचर के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और एंड में वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये चीज फिर से रिपीट करूंगा कि चीफ और रेडली मैकमर्फी सिस्टम को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ वो लोग इस सिस्टम में बनकर रहना नहीं चाहते, जिनसे उन्हें आजादी भी मिलती है, जो कि इस फिल्म का एंड है। और ऐसा ही एंड नॉवेल का भी है। और अब यहाँ से बड़े इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म में एक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन जितने भी है वो बहुत ज्यादा रियल है, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग 5 में से आधे स्टार की है और कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2 स्टार की, जो कि इस फिल्म में है। और ड्रामा की बात करें तो फिल्म का पूरा मेन फोकस इसी पर था, जिसके लिए मैं ड्रामा को दूंगा 5 में से 5 स्टार की रेटिंग। और सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की। जी हाँ, अगर आपको फिल्म की स्टोरी नहीं पता है तो आप ये चीज बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते कि फिल्म एंड किस तरीके से होगी, जो कि किसी सस्पेंस से कम नहीं। और इसके अलावा हॉरर और सस्पेंस की बात करें तो इसके लिए रेटिंग 5 में से 0 स्टार की ही बनेगी, जो कि इस फिल्म में है नहीं। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये काफी वेल एवरेज सी फिल्म है, जिसके चलते मासस ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग होगी B- की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को कभी भी कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगी, जो कि ये मास्टरपीस फिल्म भी है, जिसके चलते उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग एक ही है। अब बात करें मेरी, तो मैं तो इस फिल्म को बार बार मास्टरपीस कह ही रहा हूँ, जिसके चलते मैं इस फिल्म को रेटिंग सीधे सीधे A+ की ही दूंगा। क्यों और किस लिए, उस पर पूरी डीप एनालाइज कर मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे आपको ये आइडिया काफी आसानी से हो जाएगा। वेल, तो ये थी मेरी
मेरी राय और रिविजिट एक जबरदस्त फिल्म वन फ्लो ओवर द कुकू नेस्ट को लेकर कि मेरी राय इस फिल्म को लेकर क्या है। तो अब अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी लगी है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी कि इस वीडियो के बाद आपका नजरिया इस फिल्म को लेकर अब कितना ज्यादा बदला है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्द ही। टिल देन, बाय।